फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले यूनिट का ही सेकंड चैप्टर रहेगा बेटा आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नेम इंडिकेट कर रहा है एनाटॉमी। एनाटॉमी में व्हाट याद है किसी को? व्हाट इज एनाटॉमी? व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी मीन्स होता है इंटरनल फीचर्स। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी जो अभी अभी कंप्लीट हुआ उसका मीनिंग क्या था? एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, तो इंटरनल, यस बेटा करेक्ट, इंटरनल स्टडी ऑफ टिश्यूज। ओके, तो जो आपने विटेकर के क्लासिफिकेशन के टाइम एक टर्म पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो उसमें आप देख रहे थे कोई सेलुलर लेवल का है, कोई टिश्यू लेवल का है। यू नो योर flowering plant, it means we are talking about the angiosperm, and angiosperm is a higher division. ओके, तो जो भी हायरार्की में सबसे ऊपर है वो एनिमल किंगडम में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, और प्लांट किंगडम में टिश्यू सिस्टम तक आप बोलते हो, टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? सबसे बेसिक तो इन्हीं टिश्यू को हम बाहर से नहीं देख सकते। इन टिश्यू को देखने के लिए हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो जो टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हम इस पोर्शन की स्टडी और इन पोर्शन के मिलने से जो फंक्शनैलिटी के थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन है वो सब इस चैप्टर में देखेंगे। डिवीजन कौन सा रहेगा? फोकस रहेगा हमारा एंजियोस्पर्म में विद रिस्पेक्ट टू टेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म, या कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें कोई पॉइंट याद रखना है तो उससे हम ब्रायोफाइटा तक जा सकते। ओके, तो चैप्टर डिवाइडेड है आपके अगेन कुछ सेक्शंस में, जिसमें आता है फर्स्ट थिंग द टिश्यू। छोटी क्लास से आप सुन रहे होंगे कि टिश्यू क्या होता है। द टिश्यू सिस्टम, सिस्टम बनेगा तो टिश्यू सिस्टम। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट, दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर। यू नो एंजियोस्पर्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डाइकॉट एंड मोनोकॉट, तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के भी बेसिस पे दोनों में डिफरेंस दिखेगा, इससे हम इंटरनली एनाटॉमी डाइकॉट की और मोनोकॉट की सेपरेटली स्टडी करते हैं। देन सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्टरी पहला जो आपका एक पैराग्राफिक है उसमें लिखा हुआ है कि यू कैन वेरी इजली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर सिंपली आपसे कोई पूछता है, अच्छा सिंपली आपसे कोई पूछता है कि एनाटॉमिकली ज्यादा डिफरेंसेस दिखेंगे आपको या मॉर्फोलॉजिकली, तो यू कैन रिलेट इट विद कि ह्यूमन ह्यूमन जैसे आप डिफरेंट देख रहे हो, तो हम सभी देखने में बाहर से ज्यादा डिफरेंस है, अंदर से इतना कोई डिफरेंस नहीं। अगर हमारी स्किन हटा दी, सिर्फ स्किन हटा दी जाए तो आप नहीं पहचान पाओगे कि नीचे वाला इंसान कौन है। सिर्फ हम स्किन की बात करें, बस इसकी भी बात नहीं। ठीक है, तो जो आउटर लेयर है उसी से हमारी पहचान है, उसके बाद सब कुछ कॉमन है। आप लीवर देखो कॉमन है, हार्ट देखो कॉमन देखो, इंटरनल आपका जो सिस्टम है वही सभी एमएस में वही सिस्टम है, चाहे आप इंडियन बात करो, ब्रिटिशियन बात करो, अमेरिकन, कोरियन, कहीं पे भी देखो सिस्टम वही। वही चीज यहाँ पे भी आपको इसमें भी अप्लाई करना है कि दैट इज रिलेटेड टू एनाटॉमिकली डिफरेंसेस तो जरूर होते होंगे ऑब्वियसली, पर्टिकुलर स्पेसीज स्पेसीज, या आप जब पूरे एंजियोस्पर्म की बात करोगे तो आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, बट फिर भी बहुत सी चीजें जो रहेंगी वो सिमिलैरिटी की तरफ होगी। जबकि आप मॉर्फोलॉजिकल जब स्टडी कर रहे थे तो देयर इज वेरिएशन, वहां पे आप डिफरेंसेस देख रहे थे बहुत ही सारे, although वहां पे भी similarities थी। If I am saying pinnately compound leaf, so there is lots of species which comes under the pinnately compound leaf structure. Are you getting this point? Morphologically भी similarity और variations हो सकते हैं and anatomically भी हो सकते हैं, both plants and animals.
Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हुई उसी को हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखेंगे. In this chapter, introduce you to internal structure and functional organization. Obviously, जब टिश्यू मिलेंगे तो उनको कोई फंक्शन असाइंड होगा कि इस पर्टिकुलर पोर्शन के टिश्यू को फोटोसिंथेसिस करना है, इसे ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है, इसे मैकेनिकल सपोर्ट देना है. तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज व्हिच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ओके. The study of internal structure of plants is called anatomy. Basically, it is wrong. इसको लिखना चाहिए plant anatomy. ठीक है, एनिमल में भी एनाटॉमी होता है, प्लांट में भी एनाटॉमी होता है. तो व्हेन इट सेड की स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी. प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट. प्लांट और एनिमल और सबकी बेसिक यूनिट सेल ही है. Organized into tissues and in turn the tissues are organized into organs. Tissues को फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे ऑर्गन में. अगर आपको बोलना भी है जैसे एनसीईआरटी में लिखा है तो ऑर्गन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, या फिर भी कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. प्लांट के केस में देयर इज नथिंग लाइक ऑर्गन सिस्टम. जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बोलते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्लैंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता. इसमें प्लांट में ऑर्गन वर्ड या ऑर्गन सिस्टम तो बिल्कुल ही नहीं यूज करते हैं. यू आर गोइंग टू यूज ऑर्गन, इट मीन्स कि लीफ, रूट, स्टेम, यही ऑर्गन है, क्योंकि करेक्ट होता है टिश्यू सिस्टम में. डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. एनाटॉमी में उनके डिफरेंसेस होगा. ऑब्वियसली जब फंक्शन उनको डिफरेंस करना है तो टिश्यू से ही तो फंक्शन होने वाला है, इसलिए वो इंटरनल स्ट्रक्चर में वेरिएशंस शो करेंगे. Within angiosperm, the monocot and dicot are also seen to be anatomically different. हम एंजियोस्पर्म के अंदर भी अगर मोनोकॉट और डाइकॉट भी देखेंगे तो भी वो डिफरेंसेस को शो करेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो एडॉप्टेशन. देयर इज पॉसिबिलिटी कि स्पीसीज हो, उसके डिफरेंट ब्रीड्स हो, डिफरेंट सब स्पीसीज हो, डिफरेंट लोकेशन पे हो. कोई नॉर्थ इंडिया में है, कोई साउथ इंडिया में. तो इट इज पॉसिबल कि दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर में अगेन डिफरेंसेस हो. Why? Because environmental factors affect the plant growth. Okay? तो टेस्ट हो रहा है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं फिर स्विच कर जाएंगे तो द टिश्यूज को अगर आप बेसिकली देखो तो टिश्यू मीन्स क्या होता है, सेल का कलेक्शन. जो छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो उसमें कुछ पॉइंट ऑलरेडी पढ़े कि एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करें, कॉमन ओरिजिन क्यों. तो यहाँ से आप अगर शॉर्ट में निकालोगे कुछ तो सेम इन ओरिजिन. इसका मतलब कुछ पीछे एंसेस्ट्री सेल जैसा समझ लो. इसके डिवीजन से ही कई सारी सेल बन रही है, उसके डिवीजन से फिर कई सारे सेल बन रहे हैं. और हम टिश्यू की बात कर रहे थे तो ऑफ सेल ऑफ सेम ओरिजिन, ये सब सेम ओरिजिन में चलते जाएं. क्यों? इन सब के मिलने से पूरी टिश्यू की कोई सिस्टम लेयर बनेगी और वो एक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए असाइंड हो. ओके, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम कहें मेसोफिल सेल. तो मेसोफिल सेल, फिलस मीन्स होता है लीफ, मेसो मीन्स बीच में. लीफ के बीच में जो टिश्यू है दैट इज मेसोफिल सेल. ठीक है, उसका मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस. दैट इज एक्चुअली अ पैरेंकाइमा सेल, बट उसको क्लोरोफिल है, उसको वर्क है शाइन है. तो वहां जितने भी लीफ के फिलर शेल्स हैं जो सबसे ज्यादा लीफ में प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर. ये अपर सरफेस होता है, ये नीचे लोअर सरफेस होगा, उसके पास सब जो बीच में आपको वेस्कुलर बंडल के साथ टिश्यू देखेंगे वो होंगे मेसोफिल्स, जो बेसिकली क्या है, क्लोरोफिल रिच है और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. तो इस एरिया के टिश्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल नहीं करेंगे. दैट इज असाइंड फॉर द रूट. आर रिपीटिंग दिस पॉइंट. तो हर एक एरिया के टिश्यूज आर द स्पेसिफिक फॉर देयर फंक्शन, स्पेसिफिक, लेकिन ओरिजिन में सेम है. ये उसी लीफ प्रोमोडिया के मेरिस्टेमेटिक जोन से डेवलप होते हुए ये पूरी बर्ड से, एक्सिलरी बर्ड से ये लीफ बनी हो. तो दे आर इन सेम ओरिजिन. ओके बच्चों, अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू. हमें यहाँ पे टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे
और उन्हीं के इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो डिफरेंट काइंड के हैं वो। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। पूरे प्लांट में आपको सिर्फ दो टाइप के टिश्यूज पढ़ने हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक, एक है परमानेंट। एक डिवाइड कर सकता है, एक डिफरेंशिएट कर सकता है। एक डिवाइड कर सकता है, डिविजिबल है, एक डिफरेंशिएट कर सकता है, मतलब अपने को ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, परमानेंट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब हिडन है कि ये डिफरेंशिएट नहीं करता है, ये डिवाइड नहीं करता। इट कांट डिफरेंशिएट, ओके, इट कांट डिवाइड। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? मैंने बोला जो पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर आपको, चाहे कितने बड़े ट्री की आप बात करो या छोटे ट्री की बात करो, देयर इज सम cells or some tissue system which is categorized in two types of tissue. One is meristematic and other one is permanent. एक डिविजिबल है, एक सेल डिवीजन कर रही है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक। इसका मतलब वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती है, उसका काम असाइंड है कि वो डिवीजन करे, नए नए परमानेंट सेल को बनाए। और परमानेंट सेल ऑलवेज जनरेटेड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करती है तो परमानेंट सेल बनता है, और परमानेंट सेल अपने आप को स्पेसिफिक करता है तो वो फिर से डिफरेंशिएट करता है, ये डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब परमानेंट सेल के पास डिविजिबल कैपेसिटी नहीं होती, ये सब डायरेक्ट एमसीक्यू, और आप इसको समझो। ठीक है, इसके पीछे की क्या थ्योरी कह रही है कि मेरिस्टेमेटिक सेल जब भी डिवाइड करेगी तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाती है और एक परमानेंट सेल बनाती है। ओके, परमानेंट सेल ही अगर दोनों बना देगी तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल का काम कौन देखेगा? क्योंकि मैंने बोला परमानेंट सेल डिवाइड नहीं कर सकती, तो टिश्यू बनाने के लिए तो हमें कई सारे सेल चाहिए। ओके, तो ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी जो डिविजिबल होंगी, और हर एक डिवीजन से एक परमानेंट सेल बनती है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनती है, ताकि परमानेंट अपने को डिफरेंशिएट करे, अपने को परमानेंट कर ले, स्पेशलाइज्ड कर ले। ओके, और ये फिर से डिवाइड करेगी, इट फर्दर डिवाइड इनटू, अगेन क्या होगा, एक मेरिस्टेमेटिक सेल और एक परमानेंट। पहले डिवीजन से एक सेल, दूसरे डिवीजन से एक सेल, फिर डिवाइड करेगी, फिर एक मेरिस्टेमेटिक सेल, एक परमानेंट सेल। इसको समझो, ये फिजियोलॉजी में भी काम है। इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ हमेशा, जितनी प्लांट की लाइफ स्पैन होगी, जितनी भी उसकी 100 साल का बनियान ट्री है तो वो 100 साल तक डिवाइड करेगा। 4000 साल का बनियान ट्री, 2000 साल का बनियान ट्री दिख रहा है ऐतिहासिक, तो वो अपने टाइम से डिवीजन कैपेसिटी उनके पास है। इसलिए बोलते हैं प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो इनडिफिनिट होता है, लेकिन लोकलाइज्ड है। जहां पे मेरिस्टेम है सिर्फ वहीं पे डिवीजन होगा और उसके बाद एलोंगेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। One is meristematic, other one is permanent tissues based on whether, किस पे बेस्ड है, the cells being formed are, जो सेल बनी है वो कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग है और नॉट है। तो आप अब फिर थोड़ा सा सीड वाले पोर्शन में जाओ, अगर ये एंजियोस्पर्मिक है इसका मतलब इसके पास सीड बना होगा, सीड से ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, तभी ये प्लांट के पार्ट बनाने जा रहा है। तो सीड में मैंने दो पार्ट बताए, एक रेडिकल, एक प्लिम्यूल। ओके, एक रेडिकल, एक प्लिम्यूल। इसका मतलब पहले तो ये कुछ भी नहीं बना है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट को भी बनने के लिए रेडिकल और प्लिम्यूल में से प्रोमेरिस्टेम सेल बनना पड़ा। प्रोमेरिस्ट, जो मेरिस्टेम बना है, परमानेंट तो मेरिस्टेम से बन रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम में अभी ले जाऊंगी। ओके, फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। परमानेंट जो डिवाइड नहीं करेगी, मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड करेगी। परमानेंट जो डिफरेंशिएट कर सकती है, अपने आप को चेंज कर सकती है, और मेरिस्टेमेटिक जो अपने आप को चेंज नहीं करेगी, उसका डिवीजन ही काम है। अगर हर कोई परमानेंट हो जाता तो डिवीजन कौन करता, और सिर्फ डिवीजन होता तो काम कौन करता? तो प्लांट में बहुत सिंपल सा है, जो टफ लगता है बच्चों को, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपल। आप एकदम सीक्वेंस में लेके चलोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सेकंड के ग्रोथ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली देयर आर टू ग्रुप ऑफ टिश्यूज, एक डिवाइड कर रहा है, एक काम कर रहा है। जो डिवाइड करता है वो काम करने वाले को बनाता है, उसके बाद काम करने वाला अपने आप को
उस काम के काबिल बनाता है। दिस इज लाइक कि इफ यू आर अ ग्रोइंग चिल्ड्रन, आप छोटे थे, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th, मे बी 9 से आप सोचने लगे हो कि आपको डॉक्टर बनना, मे बी आप 11th के बाद सोचे हो कि आपको डॉक्टर बनना, बट स्टिल यू आर अ कॉमन स्टूडेंट। अभी मेरे लिए तुम सब कॉमन स्टूडेंट हो। यहाँ क्या डिफ्रेंसिएशन है, एक जेई के बच्चे हैं ग्रुप है, एक मेडिकल के बच्चों का ग्रुप, क्लियर। लेकिन कल को तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम पूरे दुनिया में एकदम अलग हो गए, तुम हो गए मेडिकल के स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के भी लेवल में सबसे टॉप पे आते हैं कि दे आर मेडिकोस। उनको स्टूडेंट भी नहीं बोला जाता, उनके लिए टर्म यूज किया जाता है मेडिकोस, ठीक है। दे आर इटसेल्फ मेडिकल स्टूडेंट। वो ऐसी चीज है जिसके लिए तुमने एक डिफ्रेंसिएशन किया। अब समझो, हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तुम्हारी फील्ड। तुम स्टूडेंट थे, तुम कॉमन थे, परमानेंट सेल्फ सब हो गए, कॉमन है, लेकिन यू आर स्टार्टिंग डिफरेंशिएट योरसेल्फ। यू आर फोकसिंग ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड यू आर क्लियर द एग्जाम, यू गॉट सेलेक्टेड, ठीक है, यू गेट द एडमिशन, एंड उसके बाद अपने आप को आपने डिफरेंशिएट, बट स्टिल यू आर कॉमन इन दैट एमबीबीएस। अभी और डेवलपमेंट चाहिए, और डिफरेंशिएट आपने किया, आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, आप गए एमडी के लिए। नाउ आपके सारे फ्रेंड में कुछ हो गए सर्जरी में चले गए, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट बन गए, कुछ पेडियाट्रिशियन बन गए, कुछ ऑर्थोलॉजिस्ट बन गए, तो देयर इज अ चेन। कोई डायबिटिस्ट बन गए, डायबिटोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो मीन्स लाइक कि अब आया एग्जैक्टली स्पेशलाइजेशन। अब उस स्पेशलाइजेशन में आप डायबिटोलॉजिस्ट को बोलोगे कि हमें हार्ट अटैक सा फील आ रहा है, हमारी एंजियोप्लास्टी करनी है बहुत अर्जेंट, डायबिटोलॉजिस्ट नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है लेकिन वो स्पेशलाइज्ड हो गया। यही हो रहा है यहाँ पे, सिंपली जो टिश्यू अपने आप को स्पेशलाइज कर लेगा वो दूसरे का फंक्शन नहीं करेगा, और ये है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात। पहले सब कॉमन थे, परमानेंट थे, परमानेंट के बाद भी वो अपने आप को डेवलप किए, ग्रो किए, डिफरेंशिएट किए, और जैसे जैसे डिफरेंशिएशन बढ़ा स्पेशलाइजेशन आता गया। तो स्पेशलाइजेशन इज टिश्यू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। तो जिस वर्क के लिए उसने स्पेशलाइजेशन किया होगा उसके लिए एफिशिएंसी बढ़ गई, कॉमन वर्क के लिए नहीं। मैंने बोला ना, एक जनरल फिजिशियन वो सब चीजों की थोड़ी उसको जानकारी है, वो इनिशियल सारे टेस्ट कराएगा और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वो रेफर कर देता है कि अब आपको किसको दिखाना है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, रिपोर्ट कह रहे हैं, तो कंसल्ट फॉर द हेपेटोलॉजिस्ट, ठीक है, कंसल्ट फॉर द कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो सजेस्ट कर देंगे। लेकिन वो जनरल फिजिशियन था, क्लियर बच्चा। उसकी डिग्री ने उसको स्पेशलाइजेशन किसको दिया, जो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए तो कार्डियोलॉजिस्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई ना, कि वो हार्ट से रिलेटेड डिजीज, हार्ट से रिलेटेड केसेस को डील करे। पेडियाट्रिशियन सबसे टॉप जॉब लगती है मुझे, डॉक्टर में भी चैलेंजेस। न्यू नेटल बेबीज 5 मंथ के, 6 मंथ के, मतलब मदर वॉम्ब के 6 मंथ के ग्रोथ की बात करें, बिफोर टाइम गेस्टेशन पीरियड के पहले ही उनकी डिलीवरी हो जाती, उनको पूरा एनआईसीयू बोलते हैं, पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। तो नियोनेटल डिपार्टमेंट जो होता है वो तो 9 महीने का जो मदर वॉर्म में बच्चा है उसकी भी ग्रोथ के पहले चला है, तो दैट इज मोस्ट चैलेंजिंग जो मुझे लगता है। क्लियर, आपको इतनी छोटी नर्व्स, वो बच्चा ही डेवलप नहीं किया, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, तो आपको उसको एक इंक्यूबेशन पीरियड में पहले 9 मंथ तक का ग्रोथ बहुत अंडर द टिपिकल कंडीशन जो रहती है उसमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में देते हैं, लेकिन वो पेडियाट्रिशियन है, वो उसके स्पेशलाइज्ड हो गए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो स्पेशलाइजेशन इन टिश्यू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, ये नहीं कि हम पूरे प्लांट की बात करें, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया की एफिशिएंसी है। प्लांट एनाटॉमी, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ फिजिकली लिंक्ड। अब तुम्हें थोड़ा सा सेल चैप्टर का प्लाज्मोडेस्माटा रिवाइज करना, फिजिकली लिंक समझ में आ जाएगा, मिडिल लैमेला रिवाइज करना, सेल वॉल रिवाइज करना। ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे से अपीयरेंस में लिंक होगा तभी तो फिजिकली लिंक्ड होगा, ठीक है। तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन, मिडिल लैमेला, सीमेंटिंग लेयर, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ये जो पढ़ाया हुआ है ये होमवर्क में लिख लेना। सेल वॉल रिवाइज कर लेना, प्लाज्मोडेस्माटा रिवाइज कर लेना,
एंड प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। टिश्यू टर्म दिया था ग्रेव शाइन टिश्यू, तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बट आज हम आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं बताएं, ठीक है। हम डायरेक्ट आपको ले जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू पे, इस पे हम लेंगे लेक्चर आपका स्टार्ट नेक्स्ट जब भी सेशन होगा जो आपका 11th वाला पड़ेगा उसमें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंपल आप ये समझ लो कि परमानेंट टिश्यू डिवाइड करे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हैं, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन कैसी होती है, टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम डायरेक्ट ले जा रहे हैं आपको कहाँ पे, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्पेसिफिक हो चुका है, वो परमानेंट हो, ओके। तो परमानेंट टिश्यू में भी दो तरीके के टिश्यू है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल नाम इंडिकेट कर रहा है अगर एक जैसे जो परमानेंट टिश्यू बनाने के लिए सेल लगी है वहां पे जो टिश्यू लगी है और वो होमोजेनस इन नेचर है, सभी एक जैसे हैं, सभी सेल का जो ग्रुप बना है वो एक जैसा है। जैसे जस्ट सपोज आपके बैग के अंदर इफ यू आर पुटिंग योर बुक्स, ठीक है, दैट इज होमोजेनस। बुक के टाइप कुछ भी हो लेकिन सब क्या है, बुक्स है वहां। अगर आपने बैग में बॉटल भी रख ली, लंच भी रख लिया है, कॉपी भी रख ली है, स्टेशनरी भी रखा है, वॉट एवर मिक्स कर दिया, तो वो सब अपने आप में एक एक परमानेंट टिश्यू है और उनके मिलने से वो टोटल आपका बैग बना जिससे आपकी स्टडी हो रही है। तो दैट काइंड ऑफ टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल आप ये समझना कि यहाँ पे वन टाइप ऑफ सेल का कलेक्शन होगा, वन टाइप ऑफ सेल, इसकी ग्रुपिंग से सिंपल टिश्यू बन जाएगा। और जब भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉम्प्लेक्स वर्ड आया है आप यही चीजें देखो, कॉम्प्लेक्स एंजाइम, कंपाउंड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, हेट्रोपॉलीमर, जहां पे भी डिफरेंट आया इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। तो सिंपल टिश्यू में वन टाइप ऑफ सेल they aggregate and form the simple tissues, and complex tissue में group of type of cell. Is it clear? ठीक है, जैसे हम आपको एग्जांपल दे देते हैं जाइलम का, तो जाइलम इज अ परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर हम सिर्फ जाइलम बोले, अगेन जाइलम के अंदर टाइप्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर, ठीक है। तो ये 4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सिंपल टिश्यू से मिलके कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाए। ये अपने आप में एक सिंपल टिश्यू है, पैरेन्काइमेटस है, ये ट्रैकेट्स हैं, ये वेसल्स हैं, ये फाइबर्स हैं। तो इट्स ये 1 2 3 4 टाइप के होमोजेनस टिश्यू के मिलने से ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू बन गया। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात? वो बच्चे पार्टी एकता, जानवी, जहाना, नुपुर, सपा, स्नेहा, तन्वी, विधि, योगीराज, समझ में आ रहा है? बहुत अटेंटिव होके सुनना, इसमें आप तुरंत आउट हो जाओगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना पहले ओवर में विकेट गिरना, तो जब एनाटॉमी स्टार्ट होता है तो बस पहले लेक्चर में विकेट गिर जाता है। तो एकदम लिंकिंग, जो हम जितना बोल रहे हैं उतना सुनते चलो। तो रेडिकल से हम टिश्यू पे आए थे, टिश्यू में हम मेरिस्टेम पे आए, मेरिस्टेम से हमने बताया परमानेंट, परमानेंट में हम बता रहे हैं कि देयर इज अ टाइप ऑफ टिश्यू जिसमें एक ही जैसे सेल्स होंगी तो सिंपल टिश्यू हो जाएगा, फिर जिसमें ग्रुप ऑफ टिश्यूज होंगे उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे, फिर जिससे सिक्रेशन होता है जैसे नेक्टर ग्लैंड, इंसेक्टिवोरस में आपने देखा, ठीक है, मैंने एक इमेज दिखाया था तुम लोग को नेपेंथेस में जहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी था, ठीक है। लाइक सिक्रीशन, कुछ भी सिक्रेटरी कर रहा है तो वो सिक्रेटरी टिश्यू एक अपने आप में डिफरेंट हो जाए, एनसीईआरटी के लेवल पे नहीं है वो। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप देखो एक टाइप के जो सेल्स रहेंगे वही होंगे, लेकिन ये इटसेल्फ 3 टाइप से आपको देखना है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन, क्लोरेन, सॉरी कोलेन एंड स्क्लेरेन, ठीक है। क्लोरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन। तो पैरेन्काइमा, एक चीज जो आपको याद रखनी है कि कभी भी कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड की तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल बना और पहली सेल जो बनती है वो पैरेन्काइमा ही बनती है,
मतलब अगर आपने नीट क्वालिफाई किया तो आप पहले जो बने हो दैट इज योर मेडिकोर्स, आप एमबीबीएस के स्टूडेंट बन गए। अब आप यहाँ से डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या बनना है आगे, आपको जाइलम का पार्ट बनना है, आपको कोई डेड टिश्यू को बनाना है, आपको कोलेनकाइमा बनना है, क्या बनना है, मतलब आपको गायने में जाना है, आपको हड्डियों के डॉक्टर बनना है, आपको हार्ट देखना है, आपको ब्रीदिंग सिस्टम का डॉक्टर बनना है, आपको वायरल इन्फेक्शन देखना है, आपको इन्फेक्शियस डिजीज देखना है, व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर दैट इज डिसाइडेड बाय दिस पैरेन्काइमा। दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिवर्सल टिश्यू। आगे काम तो करना है ना, चाहे प्लांट कोई भी हो, टेरिडोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, सबको काम करना है। दैट्स व्हाई पैरेन्काइमा सेल इज यूनिवर्सल, सब में होती है, यही डिफ्रेंशिएट करेगी, यही डेवलप करेगी, तभी कुछ बनेगा। आप पहले स्टूडेंट होगे, क्वालिफाई करोगे, तभी तो आगे कुछ बनोगे। तो दैट इज द इनिशियल स्टेज एंड दैट्स व्हाई इट इज फॉर्मिंग। देन पैरेन्काइमा में ही कुछ डिपोजिशन होने से कोलेनकाइमा बनती है, और कोलेनकाइमा में कुछ डिपोजिशन होने से स्क्लेरेनकाइमा। बट पैरेन्काइमा से स्क्लेरेनकाइमा भी डायरेक्ट बन सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि पैरेन्काइमा से कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा से स्क्लेरेनकाइमा, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स डायरेक्ट स्क्लेरेनकाइमेटस में कन्वर्ट हो जाए। और कोलेनकाइमा बड़ी ही ज्यादा स्पेसिफिक सेल है, हर जगह प्रेजेंट भी नहीं हो। तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में है पैरेन्काइमा, वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू। सबसे पहला जो डिवीजन से बनेगा वैसी सेल है, और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे सिंपल टिश्यू या प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू। इट इज फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। रिमेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर derived from this tissue. If any tissue can again retain, अब समझ लाइन को, अगर कोई भी टिश्यू जिसको ऑन डिमांड जेनेटिक कंट्रोल में फिर से डिविजिबल कैपेसिटी वापस लानी है, तो वो कैपेसिटी पैरेन्काइमा के पास ही होगी। जो आगे डिफ्रेंशिएट कर सकता है बहुत ज्यादा, वो फिर से उसके अंदर इंडक्शन से, दैट इज द ऑन डिमांड। इट इज परमानेंट, बट परमानेंट को अगर ऑन डिमांड प्लांट की कुछ ऐसी कंडीशन है कि उसने डिमांड किया कि मुझे इस रीजन में मेरिस्टेमेटिक जोन नहीं है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ ग्रोथ चाहिए, जैसा कि प्लांट एक बार हाइट में बढ़ता है उसके बाद विड्थ में बढ़ता है, इस सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ऑन डिमांड परमानेंट टिश्यू में से कुछ स्पेसिफिक टिश्यू को कन्वर्ट किया जाता है फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और मेरिस्टेमेटिक होते हैं वो नॉन परमानेंट हो गए, मेरिस्टेमेटिक में चले गए और वो डिवाइड करते हैं। ये भी कैपेसिटी किसके पास होती है? पैरेन्काइमा सेल के पास। इज इट क्लियर? तो मतलब सुनो ध्यान से, एकदम छोटे सा फ्लोवर चार्ट बनाओ। दिस इज प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम से डिवाइड होके जो बने थे वो बने प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से डिवाइड होके फिर से क्या बने? परमानेंट सेल। और प्राइमरी मेरिस्टेम के लिए और सेल्स बन गए। ओके, परमानेंट सेल एंड मेरिस्टेम सेल में प्राइमरी मेरिस्टेम हम कह रहे हैं कि अभी और सारी बन गई, तो अपना काम करेंगे। लेकिन परमानेंट सेल जिसकी डिविजिबल कैपेसिटी जा चुकी थी, वो ऑन रिक्वायरमेंट इसके पास डिवीजन कैपेसिटी आई, अपने आप को उसने, अब हम टेक्निकली टर्म यहाँ नहीं यूज कर रहे क्योंकि हम नहीं बता रहे ये प्रोसेस क्या होती है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए। तो परमानेंट सेल again retain their division capacity, again retain their division capacity। ठीक है, तो ये मेरिस्टेम के टाइप हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो प्रो मेरिस्टेम से बना था, सेकेंडरी मेरिस्टेम वो होगा जो परमानेंट सेल के अगेन डिवाइड करने से, अगेन कैपेसिटी डिविजिबल के वापस आने से, अब यहाँ पे जो परमानेंट सेल डिवीजन के पहले, वो पहले मेरिस्टेम बनेगी, तब उसके पास डिवीजन कैपेसिटी आएगी। तो ये जो कैपेसिटी लेके सेल बन गई, ये परमानेंट सेल नहीं है, ये क्या होती है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑलवेज पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये प्लांट में होगी जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। ओके, तो ये भी सेल, ये टिश्यू कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा होते हैं। सो इट इज
कॉल्ड फंडामेंटल टिश्यू और प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यू। सभी आगे जो भी आपको पूरे प्लांट में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो मेरिस्टेम के बाद अगर किसी मेरिस्टेम तो देखो कोई टिश्यू ही नहीं बना रहा है, वो सिर्फ ऐसे सेल हैं जो डिवाइड कर, जैसे मैं आगे कोई डॉक्टर नहीं बनने वाली, लेकिन मैं यहाँ से पढ़ा के डॉक्टर बना रही, तो इट इज लाइक कि मेरिस्टेमेटिक। मैं यहाँ से बच्चे क्रिएट कर कि जाओ मेडिकल स्टूडेंट बन जाओ, मेडिकोस में जाओ, इतना पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। दैट इज लाइक कि मेरिस्टेम से वो खुद डॉक्टर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे आगे जो डॉक्टर लगा है दैट इज फॉर पीएचडी डिग्री, मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं है, तो दैट इज मेरिस्टेमेटिक से। इज इट क्लियर? parenchyma term again given by the grew tissue grew parenchyma grew। कॉमन एक साइंटिस्ट चल रहे एकदम ध्यान से, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें आपको कवर करना ही होगा बेटा, और एनसीईआरटी है। यहाँ पे कुछ पूछना है किसी को? अब फिर से आपको थोड़ी सी सेल की प्रॉपर्टीज रिकॉल करनी पड़ेगी कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसलिए हम इस पोर्शन को भी स्किप कर रहे हैं। आप रिवाइज कर लो, जो होमवर्क दिया है मैंने उसको आप करो, प्लांट सेल एक बार पढ़ लेना, अभी वहां एग्जाम में भी शायद सेल आने वाला है ना, सेल आ रहा है ना, लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेल नहीं है ना, चलो चलो, तो भी एग्जाम वगैरह दे लेना और एक बार रिवाइज करना। तो इस पर बात करें कि हम लोग के सेल में यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि आई विल टेक अ टर्म सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल, थिन वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको और क्विक समझ में। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, और इन लोग का हो भी चुका है ये कल कवर। फिर से मैं आपको आज का लेक्चर आपका आपके लिए पूरा इंट्रोडक्टरी चले, ठीक है। अब देखो ये पूरे प्लांट टिश्यू का एक ग्राफ दिख रहा है, फ्लो चार्ट दिख रहा है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि ऑल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में ओरिजिन और डेवलपमेंट लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। एपेक्स पे होगा लोकेशन के अकॉर्डिंग, इंटरकैलरी लैटरल, ये सब हम आपको भी बता चुके आ चुका है पहले। फिर ओरिजिन के अकॉर्डिंग जैसे अभी मैंने बताया, प्रो मेरिस्टेम डिवाइडेड टू फॉर्म प्राइमरी मेरिस्टेम, अगेन प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट, परमानेंट अगेन डिवाइडेड, रिटेन देयर कैपेसिटी, डिवाइडेड नहीं, रिटेन देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो उसको पहले सेकेंडरी मेरिस्टेम बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डिवीजन कर पाएगा, क्योंकि वो ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा है। जैसे प्राइमरी प्रोटोनिमा था, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो जो स्पोर से आया था वो प्राइमरी प्रोटोनिमा, जो प्रोटोनिमा से आया वो सेकेंडरी, तो जो पहले प्रोमेरिस्टेम से आया वो प्राइमरी, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम ही बनता है, परमानेंट बना, परमानेंट से फिर से आया सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। फंक्शन हो जाता है, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाहर प्लांट में क्या है, एक अंदर वेस्कुलर बंडल है जो वाटर और फूड की सप्लाई मेंटेन कर रहा है, बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, बाकी बीच में सब टिश्यू है, कैसे ग्राउंड टिश्यू। इट इज लाइक कि आप किसी पार्क में खेलने गए, ठीक है, तो आपको झूला वगैरह सब कुछ गेम खेलने की जगह, जैसे सपोज बड़ों का पार्क है तो आपको बैडमिंटन कोर्ट यार्ड ये सब कुछ वहां दिख रहा है, लेकिन वो है किस पे, ग्राउंड पे है ना। तो उसी तरीके से आप समझो कि प्लांट के जितने भी फंक्शनल टिश्यूज है वो है जहाँ पे, और उसको फिल करने के लिए, मतलब बाकी बची हुई जगहों को भरने के लिए जो भी टिश्यू होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, ग्राउंड ग्राउंड टिश्यू। बस तीन चीजें, बाहरी प्रोटेक्टिव, अंदर वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, और इन दोनों के अलावा सब कुछ जगह भरने के लिए वो सब क्या हो जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू। तो जो बाहरी लेयर को बनाता है वो प्रोटोडर्म, जो वेस्कुलर बंडल को बनाएगा वो प्रोकैम्बियम। दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द फंक्शन, डिटेल में पढ़ाएंगे, जस्ट आप फ्लो चार्ट समझो। एंड देन जो भी फिलर टिश्यू बना रहा है वो मेरिस्टेम कौन सा हो जाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, बताया मैंने सिंपल परमानेंट, पैरेन्काइमा, कॉलन, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। वेस्कुलर बंडल जो यहाँ प्रोकैम्बियम बना रहा था उसी से जो परमानेंट टिश्यू बने वो है वेस्कुलर बंडल, उसी के पार्ट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो कुछ भी अलग से नहीं आएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये कनेक्शन समझ में आ रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है,
रेडिकल और प्लूम्यूल से ओरिजिनेट होने वाले। इनफैक्ट फुट कैप अगर आगे है तो वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवाइड होकर परमानेंट टिश्यू बने होंगे, परमानेंट टिश्यू ने रूट कैप बनाया होगा। समझ रहे हो, आगे की तरफ जो कैप वो पहले से तो नहीं हो रहा होगा। रेडिकल इज अ टिश्यू, रेडिकल से रूट कैप, रूट कैप के पीछे मेरिस्टेमेटिक रीजन जो मॉर्फोलॉजी का है, रीजन ऑफ रूट्स, ठीक है। उसके बाद इलोंगेशन रीजन, देन मैचुरेशन रीजन। तो देयर इज अ सीक्वेंस जो पहले वाले सीक्वेंस पे डिपेंडेंट है, उसी से ओरिजिनेट हुआ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेडिकल एंड प्लूम्यूल बोथ, ठीक है। प्लूम्यूल से आने वाला शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल से आने वाला रूट सिस्टम बनाएगा। डिवीजन इसके क्लासिफिकेशन हमें ध्यान रखना है बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कहाँ पे बना है, कैसा ओरिजिन में है और क्या डेवलप कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। फंक्शन, फंक्शनल, किस तरीके के टिश्यू फंक्शनल बना रहा है, वो वेस्कुलर बंडल बना रहा है, ग्राउंड टिश्यू बना रहा है या प्रोटेक्टिव बना रहा है, तो दैट इज फंक्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। लोकेशन है कहाँ, वो प्लांट में कहाँ है, एपेक्स पे है, एपिकल, साइड में है, लैटरल, बीच में है, इंटरकैल, इस तरीके से लोकेशन वो है कहाँ, ठीक है। तो हम आपको यहाँ जितना इंटरेस्ट से सुनोगे, देखोगे, टर्मिनोलॉजी को पढ़ोगे, बैकअप होता जाएगा, ठीक है। एक मूवी की तरह देखना है, मूवी की तरह जो वन शॉट लेक्चर चलते हैं उसको मूवी जैसे देख लो, अभी इसको वेब सीरीज जैसे समझ, तो इंटरेस्ट लो। तो हम आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ टिश्यू होंगे। 445 से बैठो। तो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, मतलब हेट्रो मीन्स होता है टाइप, डिफरेंट टाइप, ठीक है। होमो मीन्स होता है सेम टाइप। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू अपने आप में क्या कह रहा है कि ये हेट्रोजिनस है। यहाँ पे टिश्यू ए भी प्रेजेंट है, टिश्यू बी भी प्रेजेंट है, टिश्यू सी भी प्रेजेंट है, डी भी प्रेजेंट है, जितना भी हो, जैसे जाइलम का मैंने एग्जाम्पल दिया। are made up of more than one type of cells or different types of cells। ये टाइप्स ऑफ सेल में कंफ्यूज नहीं होगा, ये पहले तो ये सेल खुद टिश्यू बनाएगी, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू लिखा नहीं जाता क्योंकि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। तो सेल के टाइप्स होंगे, वो सेल खुद होमोजेनस टिश्यू बनाएगी, फिर होमोजेनस टिश्यू आपस में मिलेंगे, तब जाके हेट्रोजेनस टिश्यू मिलेगा। समझ में आ रही है, क्लियर। सेल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दिस वर्क टुगेदर, और अगेन उनको एक यूनिट की तरह कोई वर्क परफॉर्म करना होगा, इसलिए तो वो इस तरीके के डिफरेंशिएशन में गए। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्यों, इफ आई वांट टू डू समथिंग रिसर्च जिसमें कि एकदम मैं पैटेंट ड्रग डिजाइनिंग कर डालूं और किसी बीमारी का एकदम ऑथेंटिक इलाज बना के मार्केट में ला दूं, तो उसके लिए never it is possible to being a biologist, एक बायोलॉजिस्ट अकेले नहीं निकाल सकता है, उसको यहाँ पे फिजिसिस्ट की जरूरत है, उसको यहाँ पे मैथमेटिशियन की जरूरत है, उसको यहाँ पे कंप्यूटर अप्रोच की जरूरत है। हम लोग कैसे हो जाते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा मैथ्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते पढ़ते, और बायो हमें बहुत वास्ट आती है, तो उससे क्या होता है कि हमें अप्रोच पता होता है, लेकिन रिसर्च इज रिसर्च, अप्रोच हमें पता होता है। जब अच्छे पेपर पब्लिश होते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो देखिएगा उसमें कई सारे साइंटिस्ट के या पेपर में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के होते हैं, तो ग्रुप वर्क से कभी तब जाके एक अच्छा रिजल्ट कुछ आता है। तो उसी तरीके से ये वर्क असाइन हो गया, वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के थे, ठीक है। उसमें लिखा ही हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स इट्स कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजिकल डेटा, मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। ये सारी अप्रोच को जब आप मिलाते हो तब जाके कुछ बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसी ब्रांच बनी। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज ऑलवेज हेट्रोजेनस, इट इज लाइक कि जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर, प्रोटीन कभी होमोपॉलीमर नहीं हो सकता, क्योंकि एक अमाइनो एसिड की चेन से कभी कोई प्रोटीन नहीं बन सकता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स होमोपॉलीमर हो सकते हैं, सिर्फ ग्लूकोज 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 से आपका पूरा आगे पूरा स्टार्च डेवलप हो जा रहा है, समझ रहे हो। तो दैट इज एक जैसा, तो ये टाइप्स ऑफ सेल इसको टिश्यू लेवल तक सोचना। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर हेट्रोजेनस, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर एब्सेंट इन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट्स में कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं हो सकते, गैमेटोफाइटा क्या कर रहे थे,
गैमेट का प्रोडक्शन कर रहे थे, गैमेटोजेनेसिस कर रहे थे, और आपको पता है कि वहां पे वेस्कुलर बंडल नहीं थे। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये किस डिवीजन से आपको दिखेंगे, ये तो टेरिडोफाइटा से दिखेंगे। और टेरिडोफाइटा से क्या है, स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडीज आर द स्पोरोफाइट, वही लिखा हुआ है। और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है तो तुम लोग उड़ा जाते हो, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। यू हैव टू बी लिंक्ड कि क्या कह रहा है। ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन मतलब प्लांट के अंदर वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होने में इन प्लांट्स डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम साइमल्टेनियसली। पैरेलली क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बना, प्राइमरी मेरिस्टेम से कुछ ऐसे परमानेंट सेल बन रहे हैं जो कि प्रोकैम्बियम बना रहे हैं। प्रोकैम्बियम क्या है, खुद ही प्राइमरी मेरिस्टेम है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अभी ये भी डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, तो अब जो परमानेंट सेल बनेंगी उसमें कुछ जाइलम बनेंगे, कुछ फ्लोएम बनेंगे। जाइलम इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो जाइलम के डिफरेंट टाइप्स बनेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो फ्लोएम के डिफरेंट सेल्स के टिश्यूज बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी चलती है टिश्यू सिस्टम। तो प्राइमरी से आने वाला क्या हो जाता है, प्राइमरी जाइलम। अगर हम कह रहे हैं प्रोकैम्बियम तो प्रोकैम्बियम से जनरेट होने वाला जाइलम प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। इसका मतलब देयर इज समथिंग, प्राइमरी वर्ड लिया है तो मैम आगे आएगी, सेकेंडरी तक पहुंचेगी जरूर। ये माइंड में सेट कर लो आज ही, तभी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ पाओ, जो इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन। तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम ये चाहिए आपको, पहले पहले जो प्लांट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, छोटा सा प्लांट आया, उसको भी सेकेंडरी ग्रोथ से कोई मतलब ही नहीं। अभी वो एमबीबीएस में बच्चा है, फिर पढ़ रहा है सारी चीज। वो स्पेशलाइजेशन करेगा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पूरे प्लांट को बोल रही हूँ एक स्टूडेंट, ठीक है, स्पेशलाइजेशन करेगा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसकी हाइट बढ़ गई, अब वो वेट बढ़ाना चाहिए, तो जब वो विड्थ बढ़ाएगा तो विड्थ बढ़ने के साथ साथ उसको भी तो फूड की सप्लाई और वाटर की सप्लाई भी चाहिए। जो नए नए टिश्यू ऐड होंगे तो उसको नए जाइलम नए फ्लोएम बनाने पड़ते हैं। नए जाइलम नया फ्लोएम बनाना मतलब वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। और ये कहाँ से आएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम से आएंगे। वही जो मैंने बोला कि परमानेंट सेल को ऑन डिमांड सेकेंडरी एक्टिविटी करने के लिए फिर से मेरिस्टेमेटिक बनना पड़ेगा। तो वेस्कुलर बंडल के बीच में ही आएगी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग पूरी बनती है, उसमें फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर रिंग आएगी, वो सब पढ़ेंगे अपन वन बाय वन। बस अभी हम ये समझ रहे हैं कि अच्छा कोई चीज हाइट बढ़ रही थी तो वो प्राइमरी से बढ़ी, कुछ विड्थ बढ़ना था तो विड्थ बढ़ेगा, तो इसका मतलब उसके अंदर टिश्यू हमको फिल करना पड़ेगा उसी जगह पे। देखो जैसे मैं कह रही हूँ कि ये तुम्हारे घर में प्लांट लगा है, ये प्लांट ऐसे बढ़ रहा है, ओके, ये हाइट तो इतनी ले चुका है, ये 5 मीटर का प्लांट हो चुका है, लेकिन इसकी यही इस स्पीसीज की हाइट इतनी है, 5 से 6 मीटर की हाइट है, बट ये पेरेनियल है, ये कई साल इतना ही बड़ा रहा है। नींबू का पेड़ है जैसे, ठीक है, छोटे आम की वेराइटी भी होती है, वो भी समझ लो 5-6 मीटर इतना छोटा भी नहीं होगा। तो वो पेड़ ऐसा है कि इससे बड़ा नहीं होगा, हाइटेड नहीं होगा, लेकिन इसमें उसने चौड़ाई बढ़ाने स्टार्ट, तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए देखो बेटा उसके पास हाइट तो फिक्स हो गई, ठीक है, फिक्स कर दी मैंने। चौड़ाई बढ़ा रहा है मतलब इतनी जगह में आप नए नए टिश्यू ऐड कर दो। इज इट क्लियर? तो नए टिश्यू ऐड करने का मतलब है कि कहीं से फिर से डिवीजन स्टार्ट करना हो, वही हो जाती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन हाइट, increases height, and secondary growth increases width और girth और diameter, कोई भी वर्ड आ सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। आप समझे ये बात हमने क्या बताया, कि पढ़ना है पूरा आपको डिटेल में डिफरेंट सेक्शन, बट आता जा रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा लिंकिंग बनाते थे। तो प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, और दोबारा जो नए टिश्यू ऐड होंगे उनको पानी खाना पहुंचाने के लिए फिर से जाइलम और फ्लोएम ले आओ, और वही हो गए आपके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। इसका मतलब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ में होंगे, प्राइमरी में तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम थे, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ
प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। सेकेंडरी ग्रोथ में प्राइमरी क्या खत्म हो जाएंगे, सप्रेस होते हैं, रह जाते हैं, हर तरीके से अलग अलग स्पीसीज में। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में हमने ऐड किया, तो क्या ऐड हुआ है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। इतनी सी बात अभी समझ लेते हैं अच्छे से। हर्षिता, जानवी, जहाना, सफा, क्लियर है ये बात? इसको आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपका कभी घर बना है या आपने कोई घर देखा है, तो उसका एक प्लॉटिंग एरिया है, ठीक है। मैंने बोला कि मेरा 35/70 का मेरा घर ही है, ये हम बताते हैं कि इसका ये प्लॉटिंग एरिया है। लेकिन हमें इस पे 2 मंजिला 3 मंजिला बनाना है, तो हमें फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक मंजिल पे तो हम 10 साल से रह रहे हैं, अब हमारे पास थोड़ी सी पैसे वैसे इकट्ठे हैं, हम दूसरा मंजिला बना रहे हैं, तो इसी पे हमने दोबारा ग्रोथ कर दी। तो ये प्राइमरी बिल्डिंग थी मेरी, सेकेंडरी बिल्डिंग हो गई। एरिया तो वही है, प्लांट का साइज हाइट तो उतना ही रहेगा, विड्थ बढ़ा दिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? ठीक है, यही होता है प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, जिसको हवा बना के बैठ जाते हो। तो बॉटनी का एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से तो मान जाए, पता नहीं क्यों पढ़ना पड़ता है। मेडिकल में हमें जानवरों का इलाज करना है क्या, हमें इंसान का इलाज करना है या हमें प्लांट का इलाज करना है, ऐसे ऐसे क्वेरी लेके आते हो। खैर ठीक है, तो प्राइमरी वर्ड के लिए मैं इतनी कहानी तुम्हें सुना दी कि यहाँ पर प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर आल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू, दैट्स व्हाई तो ये गैमेटोफाइटा में नहीं थे। और कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग मतलब जो कुछ ट्रांसपोर्ट करा रहा है वो हो जाता है कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू में क्या आएगा, एक तो पानी ले जाओ, दूसरा खाना पहुंचाओ। तो फिर से वही बात है, जाइलम एंड फ्लोएम, तो उसको आप कंडक्टिंग टिश्यू भी कह सकते हो। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है बच्चों, अब ये आपको एनाटॉमी दिख रही है डाइकोट स्टेम की, जस्ट आपको समझने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वेस्कुलर बंडल है। अब ये देखो, ये जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और इसके अलावा जो भी टिश्यू तुमने भर रखा है वो क्या हो गया, ब्राउन टिश्यू हो जाए। बाहर की लेयर क्या हो जाए, वो डर्मल टिश्यू हो जाए। इतने ही तो टिश्यू है, ये डर्मल टिश्यू है जो प्रोटोडर्म से आया, ये ग्राउंड टिश्यू है जो सब भर दिए सारी जगह, और बीच में जो जाइलम फ्लोएम बनाने वाले हैं वो क्या हो गए आपके, कैम्बियम टिश्यू हो जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, रियल रियल इमेज है ये, स्टेनिंग करके देखा जाता है इनको। अलग टिश्यू अलग अलग स्टेन लेते हैं, जब कलर अलग होगा टेक्निकली वहां पे जो स्ट्रक्चर उनकी लेयर में प्रेजेंट है वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उसकी वजह से वो कलर अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ले। जो भी पिंक कलर दिख रहा है आपको वो है सैफरनिन स्टिक, जो ब्लू ब्लूइश दिख रहा है वो होता है इंडिगो स्टिक। तो यहाँ पे आपको उसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से कलर दिखता है, तब आप उसको स्लाइड में देख पाते हो कि अच्छा ये है वेस्कुलर बंडल। फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप दिख रहे हैं उन सब पे बात करें। तो पहला टिश्यू लेते हैं जाइलम। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज जाइलम। द टर्म जाइलम वाज कॉइन्ड बाय नगेली, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है Nageli. The function of xylem is to conduct water and mineral salts. That's why it is conducting tissue. Water and mineral salt कहाँ से आ रहे हैं ये, soil से आ रहे हैं। Upward इसलिए कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, from root to stem and leaves and to give mechanical strength to the plant. मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके डेड टिश्यू भी है। डेड टिश्यू अगर वहां पे पड़े हैं, कोई भी चीज, जैसे आपको एग्जांपल ले लो, आपका घर बन रहा है तो उसमें छड़े लगी हुई, ठीक है, वैसे तो सभी चीज वहां डेड है, लेकिन हम क्या बताना चाह रहे हैं, उसका कुछ कोर है, उसके कुछ पिलर है, उसके कुछ नींव है, ठीक है, उसमें कुछ लिंटर्स पड़े हुए हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिट्टी और उससे छड़ों से बनी हुई जगह है, जिसपे पूरे के पूरे घर का स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है। तो इसी तरीके से प्लांट इतना जो हाइटेड और छोटा भी है, चाहे हाइटेड है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, जो हवाएं चल रही हैं उससे उसको बचाने के लिए, एक स्ट्रेंथ देने के लिए जो टिश्यू है वो सब उसके अंदर ऑलरेडी डेड है। तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम डेड है। बट यहाँ पे जब जब आपको कॉलिन काइमा नाम आएगा तो कॉलिन काइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है।
Parenchyma living mechanical tissue है, sclerenchyma dead mechanical tissue. लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू का मतलब ये नहीं कि कोई मशीनरी है वहां, दैट इज जस्ट अबाउट द स्ट्रेंथ, वो इरेक्ट है, वो खड़ा है, दैट इज नहीं. फॉर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्किप किया, पैरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा कॉलेनकाइमा क्या है, इसलिए आप यहाँ पे सुनो बस. ठीक है, पहले बनेगी डेड टिश्यू वाली सेल जो कि है स्क्लेरेंकाइमा. स्क्लेरेंकाइमा बनी होगी और रही होगी कभी ना कभी पैरेंकाइमा. इसलिए मैंने आपको बोला रिवीजन कर लेना प्लांट का टिपिकल स्ट्रक्चर, जिसमें आपने पढ़ा सेंट्रल वैक्यूल है, पेरिफेरी न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस शुड बी एक्टिव, तब वहां पे एक्टिविटी चलेगी. अगर प्रोटोप्लाज्म है तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होगी, बहुत सारे एंजाइम प्रोटीन्स वर्क कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा होगा. और अगर ये सब खुद ही उसके अंदर चलेगा तो वो सप्लाई कैसे मेंटेन करे. जस्ट सपोज आपके घर में जो पाइपलाइन है पानी की टंकी से आपके टैप तक वाटर को सप्लाई दे रही है, उस पानी की टंकी से टैप तक के वाटर सप्लाई में मैं बोलूँ जिसमें नीचे बीच बीच में कुछ भर देते हैं, तो क्या आपका वाटर कंडक्शन हो पाएगा प्रॉपर. वही कुछ कुछ क्या है प्रोटोप्लाज्म है, वही कुछ कुछ हिंड्रेंस क्या है, वहां के केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है. न्यूक्लियस की एक्टिविटी है, न्यूक्लियस है तो डीएनए है, डीएनए है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनता जाएगा, लिपिड वर्क करेगा, अपने अपने सबके फंक्शन चलेगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करेगी, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, कुछ अंदर चाहिए होगा, उसकी सप्लाई को मेंटेन करना होगा. तो दैट इज अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस. ओके, इसलिए इवोल्यूशन ने क्या किया कि उस पोर्शन को इवॉल्व कर दिया पूरा का पूरा कंप्लीटली डेड. उसके प्रोटोप्लास्ट को हटा दो, उसके न्यूक्लियस को हटा दो, सब हट गया. प्रोटोप्लास्ट बोलते ही सब कुछ हट गया. आप रिवाइज करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट. आज नहीं बताऊंगी. प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट सब बेसिक लेक्चर में पढ़ाया होगा. साइटोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट. तो यहाँ ये कहानी चल रही है कि जो डेड हो गया उसके अंदर प्लाज्मा में लिक्विड होता है, इतना हम अभी बता देते हैं. तो सारे के सारे जो उस सेल के अपने लिक्विड कंटेंट थे वो हटा दिया नेचर ने. और डेड वाली क्या बन गई, क्योंकि सेल वॉल है, प्लांट सेल पढ़ रहे हो आप, तो उसकी आउटर बाउंड्री होगी, तो उन सेल वॉल ने मिलके एक पाइपलाइन बना. अब पाइप का हमें काम है, नीचे से वाटर आ रहा है ऊपर तक पहुंचा दो, बस इतना काम. तो पाइपलाइन के अंदर खुद एंजाइमेटिक एक्टिविटी चले, ये हमें अगर वहां चलता तो डिस्टरबेंस होता है, इसलिए लिखा है कंडक्शन ऑफ वाटर. फॉर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मस्ट. इस पॉइंट को समझ लो एकदम अच्छे से. डेड टिश्यूज आर मोर डेवलप्ड इन वाटर स्केर्स कंडीशन. जितना वाटर की स्केरी कंडीशन होगी, जितनी वाटर की कमी होगी, उतना ज्यादा डेड टिश्यू मोर इवॉल्व होता है. इन हाइड्रोफाइट मतलब वाटर में रहने, हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइटा मीन्स प्लांट. इन हाइड्रोफाइट जाइलम इज पुअरली डेवलप्ड. क्यों, जिसको जो खुद पानी में है उसको बहुत ज्यादा कंडक्शन के लिए डिपेंडेंट होना ही नहीं है, उसके लिए तो इजीली अवेलेबल है ना. आप नदी के किनारे रह रहे हो तो आप पानी के लिए थोड़ी डरोगे, आप तो बाढ़ से डरो कि भाई हमारे यहाँ ज्यादा रेन हो गया तो बाढ़ आ जाए, तो फियर अलग होगा. लेकिन आप पानी की कमी के लिए नहीं डरे. इज इट क्लियर. तो जो हाइड्रोफाइट है वो खुद ही वाटर में रह रहा है, तो वो क्या ही डरेगा, तो क्या ही ज्यादा काम करेगा पानी की सप्लाई के लिए. और पानी की सप्लाई के लिए जाइलम चाहिए. तो जाइलम क्या है, पुअरली डेवलप्ड है, कम काम करने से भी उनका काम चल जा रहा है क्योंकि पानी बहुत है वहां. while in xerophytic xylem is well developed. एफिशिएंटली काम करना पड़े. पानी कम है, अगर तुम्हारी सप्लाई ऐसी है कि तुम वेस्ट ऑफ वाटर कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो जाइलम को मोर एफिशिएंट होना पड़े. तो जाइलम्स वेल डेवलप्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा. जाइलम्स आर वेल डेवलप्ड इन जेरिक प्लांट और हाइड्रोफाइट एक्वाटिक प्लांट. ओके, टेरेस्ट्रियल इन बिटवीन कहीं आएगा. जेरिक में मोर डेवलप, टेरेस्ट्रियल में मिडिल, जैसा टेरेस्ट्रियल कंडीशन जहां पे प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप करेगा. एंड हाइड्रोफाइट्स में पुअरली डेवलप्ड हो जाएगा. On the basis of origin, xylem is divided into primary xylem and secondary xylem. ये मैं explain कर चुके हैं, I think clear होगा.
जो प्राइमरी कैम्बियम प्रोकैम्बियम से आ रहा है वो प्राइमरी जाइलम, जो सेकेंडरी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में बनेगा वो सेकेंडरी जाइलम। इज इट क्लियर? प्राइमरी जाइलम फिर से दो टाइप्स होते हैं, जो प्रिमिटिव है वो प्रोटो, जो डेवलप्ड है वो मेटा। वेरी गुड। ठीक है, प्रिमिटिव है वो प्रोटो, जो डेवलप्ड है वो मेटा। और इससे भी आप इजी समझना है तो जो छोटे हैं वो प्रोटो, जो बड़े हो गए हैं वो मेटा। तो जब भी आपको साइज ऐसा दिखे आप समझ लोगे कि ये वाला मेटाजाइलम है, ये वाला प्रोटोजाइलम है। जैसे मैंने बोला था अभी यहाँ पे कि ये जो सेल वेल दिख रही है इसके बाद में करेंगे, कौन बड़ी है कौन छोटी है कौन क्या काम करे वो सब बाद में। अभी आप जनरल देखो। ठीक है, तो प्रोटो एंड मेटा, प्राइमरी जाइलम में ही होंगे प्रोटो और मेटा, ये भी कंडीशन है। Originate from procambium during vascularization, xylem which is formed early in the life. That's why it is reported in only primary growth, primary xylem, early in the life. एक बच्चा आगे जाके वो मेडिकल स्टूडेंट के बाद डॉक्टर बन गया या वो इंजीनियर बना है या वो आईएएस बना है, लेकिन कुछ चीजें उसके हाथ पैर तो बचपन से बन गए थे ना। तो प्लांट कितना बड़ा हुआ, कितनी चौड़ाई में बढ़ा, वो सब बात की बात है, लेकिन प्राइमरी जाइलम तो पहले ही बना होगा। इज इट क्लियर? Xylem which is formed early in the life of a plant is known as primary xylem, जो हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक लिमिटेड हाइट तक पर्टिकुलर स्पीसीज का प्लांट होता है, एक लिमिटेड ग्रोथ होती है पर्टिकुलर एनिमल की। अब ऐसा नहीं है कि आपका क्रोकोडाइल कोई पड़ा है वो बहुत 15 साल का हो गया है तो वो बढ़ के अजगर जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्रोकोडाइल तो क्रोकोडाइल है। हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत एक लिमिट था कि हाँ 16-17 साल तक हाइट बढ़ी। अब हाइट थोड़ी बढ़ रही है कि हर दिन मैं सपना मैम 2 इंच लंबी दिखी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज अंडर द कंट्रोल, एक लिमिटेड टाइम का है। तो कुछ डेफिनेट है कुछ इनडेफिनेट है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो जब लेंथ बढ़ रही थी उस वक्त जो जाइलम फ्लोएम आया, मतलब ये पतली सी स्टेम बन रही थी, उस टाइम जो इसका वाटर सप्लाई दे रहा था वो था जाइलम, प्राइमरी से। On the basis of development, primary xylem is divided into two parts, protoxylem, metaxylem. Cells of protoxylem are small as compared to metaxylem. Size में छोटी होती. The first from primary xylem elements are called protoxylem. कि जब आपको पूछा जाए तभी देना क्या, पहला फॉर्म प्रोटो एंड डेवलप्ड होता है मेटा एंड लेटर फॉर्म्ड, डेवलप होके वो मेटा बना देता है। अब ये वही बॉटनिस्ट वाली बात होगी, प्रोटो ही डेवलप होता है मेटा, यहाँ लिखा है लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज मेटाजाइलम, और यही एनसीईआरटी में दिस इज इनकरेक्ट। आप ऐसे ध्यान रखो कि आप छोटे हो 2 साल के हो तो आप ये हो, आप 15 साल के हो तो आप ये हो। दिस इज प्रोटो, दिस इज मेटा। इज इट क्लियर? इतनी सी बात है। तो ऑलवेज मेटा इज बिफोर द प्रोटो, प्रोटो रहा ही होगा पहले, प्रोटो डेवलप होके मेटा बनता है, बड़ा होता है, इज कॉल्ड मेटाजाइलम। सेकेंडरी जाइलम क्या हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ में जो डेवलप होगा, नेम सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, एकदम क्लियर रखो। ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम, जाइलम है तो कहाँ से आएगा, वेस्कुलर बंडल में ही आएगा, वेस्कुलर कैम्बियम से आएगा। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम होगा तो कभी भी प्राइमरी ग्रोथ में आपको सेकेंडरी जाइलम नहीं दिखेगा। इज इट क्लियर? Xylem which is formed during secondary growth is known as secondary xylem, is not differentiated into protoxylem and metaxylem. This is MCQ. secondary xylem वो इनिशियल स्टेज में आया नहीं है लाइफ के, इसलिए आप उसको प्रोटो और मेटा में डिफरेंशिएट मत करो, सिंपल सी थ्योरी, बाकी आपको वर्किंग ही पड़नी है। सेकेंडरी जाइलम खुद प्लांट के डेवलपमेंट होने के बाद प्लांट ने बोला मेरे को मोटा होना है, ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा है कि अब मैं 16-17 साल का हो गया मैं जिम ज्वाइन करूँ, पेरेंट्स ने बोला ठीक है भाई कर लो, तो उसने अपने मसल्स बढ़ा लिए, उसने बढ़ रहा है वो, इतना भी ना बढ़ जाए कि अंबानी के बेटे जैसा फिर न्यूट्रिएंट डाइट फॉलो कर। तो लाइफ की प्लांट कह रहा है मेरी हाइट अच्छी होगी अब मैं थोड़ा सा विड्थ बढ़ाऊंगा तभी मैं सालों साल खड़ा रहूंगा, अदरवाइज मेरी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। ठीक है, मेरे पे कोई अटैक करेगा तो मेरे लिविंग टिश्यू खत्म हो जाएंगे।
तो मुझे डेड टिश्यू ज्यादा चाहिए, लिविंग टिश्यू मैं कम कर लूंगा और मैं सालों साल खड़ा रहूंगा और मेरी लीफ फोटोसिंथेसिस करती रहेंगी, धरती पे ऑक्सीजन देते रहेंगे। ये हुआ इवोल्यूशन। तो उसने क्या किया, अपनी चौड़ाई बढ़ा ली, एंड चौड़ाई बढ़ाना ही होता है सेकेंडरी ग्रोथ। पूरे चैप्टर का बेसिक आज मैं बता दे रही हूँ, और जब पढ़ाऊंगी डिटेल तो सोना नहीं है उसमें, ये डिटेल ही चल रहा है जाइलम कलर। ठीक है, सोना नहीं है कि क्या चल रहा है, इसलिए पहले ही हमने सब बता दिया कि क्या चलेगा इससे। पूरी सेकेंडरी ग्रोथ के प्लांट को मोटा करके सारे टिश्यू पढ़ के मानेंगे। Xylem is composed of 4 different kind of element. डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये इतने एलिमेंट तो आपको याद ही रखना है। सबका पहला वर्ड जाइलम, जाइलम ब्रैकेट, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, लिविंग है, यूनिवर्सल है, ये सब पेरेन्काइमा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेरेन्काइमा जो होती है वो होती है लिविंग, रेस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ थ्री। अब ये डिफरेंट है, ये अपने अपने होमोजेनस टिश्यू है, ये अपने आप में होमोजेनस है, ये भी होमोजेनस है, ये भी होमोजेनस। लेकिन जब पेरेन्काइमा, फाइबर, ट्रैकेट सब मिल गए तो क्या बन रहा है आपका जाइलम बन। और दिस इज द फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जाइलम वेसल का आना। आ तो गया था टेरिडोफाइटा में, लेकिन वो एक्सेप्शन में पढ़ा जाता है। आया था जिम्नोस्पर्म में भी, निटोफाइटा में नोट करा दूंगी, नीटम वगैरह होते हैं उसमें एक्सेप्शन है। लेकिन हम जब ऐसे पढ़ते हैं तो हम लोग जनरल बात करते हैं कि दिस इज द फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब सारे एंजियोस्पर्म में ये होना चाहिए। हालांकि फिर वहां पे भी एक्सेप्शन है, वो सब एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल हम लिखवाएंगे। अब अभी आप ये समझो कि जो इनिशियल रैंक है, मतलब ब्रैकेट की बात कर ले हम यहाँ पे, पैकेट और वेसल ये दो हैं जो पानी पहुंचाएंगे ऊपर। ठीक है, कुएं में आपने बकेट डाली और आप रस्सी से खींच रहे हो, ऊपर आ रहा है, तो वो काम किसका है, वेसल और ट्रैकेट का। तो टेरिडोफाइटा में ट्रैकेट है, जहां से ट्रैकियोफाइट है वहां से ध्यान रखिए, टेरिडोफाइटा में ट्रैकेट है। इसलिए इस पोर्शन में तो आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है, यहाँ ब्रैकफाइटा वगैरह की बात नहीं होगी, एकदम नहीं होगी। टेरिडोफाइटा में ट्रैकेट है, जिम्नोस्पर्म में ट्रैकेड है, और वेसल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एंजियोस्पर्म की। इसका मतलब एंजियोस्पर्म में ट्रैकेड भी है, वेसल भी है। एंजियोस्पर्म में ऑल 4 टिश्यूज आर प्रेजेंट। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहले कौन आया इवोल्यूशन में, ट्रैकेड। डेवलप मोर कौन है, वेसल। ट्रांसपोर्टेशन में काम कौन करता है, ट्रैकेड और वेसल बोथ इन एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कौन करता है, ट्रैकेड। टेरिडोफाइटा में कौन करता है, ट्रैकेड। वही जो आप मॉर्फोलॉजिकल स्टेम देख रहे थे, रूट देख रहे थे, उसके अंदर हम इंटरनल टिश्यू को देख रहे हैं आज। ठीक है बच्चा, तो जो आप वहां पे एक वर्ड लिखते थे ट्रैकियोफाइटा, इसका मतलब उसके अंदर आपको टिश्यू में जाना पड़ेगा, तो टिश्यू में आपको मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम। सिंपल, वही देख रहे हैं आज। इज इट क्लियर? जाइलम फाइबर, फाइबर मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर आप जैसे नॉर्मल समझते हो ना, वही अप्लाई करो। रस्सी बनती होगी, फाइबर है। तो प्लांट के डेड टिश्यूज को सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो सब उसके फाइबर है जो सपोर्ट देंगे, जो जाइलम वेसल को अपनी जगह पे रखे हैं। जैसे जो सपोज इसके अंदर छड़ है तो उसके अगल बगल सीमेंट भी तो है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो मैकेनिकल सिस्टम में ये वाला सिस्टम क्या कर दिया, ये वाटर की सप्लाई में लग गया ट्रैकेड और वेसल, एंड ये सपोर्ट में लग गया, और ये चारों, ये तीनों के तीनों हो गए डेड। अब ये जब तक रहेंगे ये सप्लाई देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर डेड टिश्यू है, वहां तक दीमक ही पहुंचता है। जब आप देखते हो ना टर्माइट्स लग जाते हैं वुड में, फर्नीचर में, तो दैट इज दीमक। सबके पास सेलुलोज को डाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं जाता, वायरस आ ही नहीं सकता है क्योंकि ये लिविंग नहीं है। वायरस को होस्ट चाहिए, तो वायरस लिविंग टिश्यू तक ही इन्फेक्शन देगा, लीफ की डिजीज कर देगा, स्टेम की डिजीज कर देगा, स्टेम के ऊपरी लेयर की डिजीज करेगा, इस तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए वुड सालों साल उस पेड़ में पड़े रहते हैं। जैसे सिकोया ट्री, याद है सिकोया का इमेज दिखाया, उसके ट्रंक को काट के वहां से रोड निकाल लिया, फिर भी उतना बड़ा ट्री खड़ा है। इसका मतलब बीच में वो डेड टिश्यू था, उससे प्लांट की लाइफ को फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है बच्चे?
जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पे क्या कर रहा है, लिविंग, सप्लाई तो इसने दे दी, ये सपोर्ट दे दिया, ये क्या करने बैठा, ये करता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जस्ट सपोज ये है पाइपलाइन, लेकिन इस पाइपलाइन से अब आपके घर में पानी आना है तो रेडियली उस फ्लोर पे कट होगा, एक छोटा पाइप होगा, आपके घर में सप्लाई लेके आएगा और ये दूसरे के घर में, फिर ये आपके घर में आने के बाद ये वॉशरूम में गया, ठीक है, ये किचन में आया, ये इस तरीके से वाटर की सप्लाई अंदर गई। तो रेडियल जो आप ग्राउंड टिश्यू भर रखे थे वो तो लिविंग टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू जो आपने भर दिया, डेड से तो आप सप्लाई मेंटेन कर रहे हो, लेकिन ग्राउंड टिश्यू भी तो वहां भर दिया आपने, और वो लिविंग है, उनके पास टिपिकल प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, तो उसको तो सप्लाई चाहिए, इसीलिए तो वाटर मिनरल अंदर आ रहा है। नॉन लिविंग को तो खाना पीना नहीं चाहिए ना, समझ रहे हो, पानी आ रहा है तो पानी यूज भी तो कर रहे हो ना टैप ओपन करके, तो यूज करने वाले तो लिविंग है ना, तो लिविंग को सप्लाई पहुंचाने के लिए थोड़ा सा सेंस चाहिए होगा, किस डायरेक्शन में लिविंग है, वो ये काम नहीं करेंगे, तो इनके साथ सपोर्ट किसने किया, जाइलम पैरेन्काइमा। अब जस्ट सपोज कि एक प्लांट में हम बोल रहे हैं कि इस वाले पोर्शन में सप्लाई चाहिए, और यहाँ पे ब्रांच है, फिर से इसके भी ऐसे ही लिविंग नॉन लिविंग हो गए, लेकिन हम ये यहाँ पे बस समझाने के लिए बता रहे तुम्हें। तो यहाँ पे जब वाटर की सप्लाई नीचे से आई तो जाइलम ट्रैकेट और वेसल काम कर रहे हैं, और ये इनका सिर्फ एक डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में चलते जाओ, आपके सीध में पानी पाइप लाइन बिछी उससे जा रहा है पानी, बट इसको सेंस करो, टैप ऑन करना पड़ेगा, वो सेंस करके रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन किसने कर दिया, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन करता है पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, उसने यहाँ से पानी निकाल दिया, इधर यहाँ से निकाले, अपने हर लेवल पे है जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि सभी जगह है लिविंग टिश्यू, तो लिविंग टिश्यू तक सप्लाई रेडियल, उस पर्टिकुलर लेवल पे, चाहे वो प्लांट का कोई भी लेवल हो, यहाँ होगा तो भी रेडियल, यहाँ होगा तो भी रेडियल, कहीं पे भी आप किसी जगह हर एक पॉइंट है रेडियल। स्टेम को देखो ध्यान से, स्टेम क्या है, रेडियस में है ना, तो उस रेडियस रेडियल उसकी लंबाई में सप्लाई तो ले गया, जाइलम वेसल और ट्रैकेट ले गए, लेकिन इसको भी तो सप्लाई चाहिए, ये वाली सप्लाई कर दिया किसने, जाइलम पैरेन्काइमा। इज इट क्लियर, यहाँ पे ध्यान रखना, फिजियोलॉजी में बहुत काम आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। फर्स्ट देखते हैं, ट्रैकेट, ट्रैकेट कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम का, सिंगल ट्रैकेट इज एलोंगेटेड और ट्यूब लाइक, ये डेड है, बताया मैंने, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब डेड है। सिंगल ट्रैकेट इज एलोंगेटेड, ट्रैकेट कैसे होते हैं, टैपरिंग इन बोथ हैंड एंड हैविंग रिड्यूस ल्यूमेन, ठीक है बच्चा, तो टैपरिंग मतलब दोनों किनारे पे नोकीला स्ट्रक्चर, दैट इज टैपरिंग, एलोंगेटेड लंबा स्ट्रक्चर एलोंगेट, दिस इज रेडियल स्ट्रक्चर, दिस इज एलोंगेटेड, सिंपल लिख लो, ये रेडियल है, या आइसोडायमेट्रिक रेडियल ऐसे वर्ड यूज करेंगे, और ये एलोंगेटेड है, बहुत जगह आएगा फिजियोलॉजी में, ह्यूमन में भी आएगा, एलोंगेटेड सेल, ठीक है, एलोंगेटेड सेल की एपिथेलियम, इस तरीके से वर्ड आते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं इसी तरीके से एलोंगेटेड। A single trachea is elongated or tube-like cell with thick and lignified wall. लिग्निफाइड वॉल है मतलब उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होगा, लिग्निन का डिपोजिशन होते ही सेल क्या हो जाती है, डेड। तो डेड होने के पीछे रीजन ये है कि तुमने उसका ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया, उसको बाहर से कहीं से फूड खाना नहीं मिल रहा है, और सेल वॉल वाला मिडिल लैमेला वाला स्ट्रक्चर उसका प्रेजेंट रह गया, अंदर पूरा प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट चला गया, जस्ट बिकॉज आपने उसकी सेल, अब इसलिए मैंने बोला रिवाइज करो, सेल वॉल यहाँ पे आपने जमा कर दिया है कुछ, सप्लाई बंद, इज इट क्लियर, जैसे आपने एमसील का नाम सुना, एमसील घरों में यूज होता है, अगर पाइपलाइन को सेट करना है, पाइप से कहीं लीकेज हो रहा है तो उस पे चारों तरफ ऐसे एमसील लगा, एमसील लगा देते हैं, सूखे कंडीशन में लगाते हैं, उसके बाद यहाँ से पानी का लीकेज बंद हो जाता है। पानी मतलब क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस, जो वाटर आ रहा है वो कहीं प्योर वाटर है नहीं बायोलॉजी में, उसमें कुछ ना कुछ मिनरल आ रहा है, सॉल्ट आ रहे हैं, जो प्लांट की सेल को चाहिए था सरवाइव करने, उसकी सप्लाई बंद हो गई क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन है, तो अंदर जितना था वो यूज होता जाएगा, और सब कुछ सेल ऑर्गेनेल सब कुछ डिजनरेट हो जाएगा, इसलिए तो हो गया प्रोटोप्लास्ट फ्री,
ताकि यहाँ से पाइप बन जाए, फ्री स्पेस मिल जाए उसको। कॉजेस लिग्निफाइड वॉल, लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निन के डिपोजिशन ही रीजन है कि ये सेल्स सारे, ये टिश्यू क्या हो जाते हैं, डेड सेल्स एंड टिश्यू। और मैंने बायोमोलिक्यूल में एक टर्म दिया था लिग्नोसेलुलोज, मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ, तब भी ये चीजें बताई थी बेटा, रिवाइज करना। लिग्निफाइड वॉल्स एंड कॉजेज अ नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइम में ल्यूमेन वर्ड यूज किया था। कोई भी स्ट्रक्चर और बीच में स्पेस, उस स्पेस में कुछ भी हो सकता है, लिविंग टिश्यू भी आ सकते हैं, कुछ फ्लूइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये ट्रैकेड है, इसके बीच में स्पेस है, दिस एरिया इज ल्यूमेन। नैरो ल्यूमेन मतलब पतला ल्यूमेन, ज्यादा ब्रॉडर ल्यूमेन नहीं है, तभी तो इसमें से पानी जाएगा ना बेटा, कुछ जगह होगी तभी, अगर ये दोनों हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे तो फिर हमारा काम ही क्या होगा, फिर तो ये मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है ऐसे, ठीक है, थोड़ा ल्यूमेन होगा। और उसकी वजह से ट्रैकेड मैंने बताया पहले आए थे, ट्रैकेड पहले आए तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जो वाटर की सप्लाई है, देखना आप लोग क्या बना है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इन लिग्निन के डिपोजिशन से ये ट्रैकेड सेल्स की टिश्यू बन गई। एक ही ले रही हूँ मैं, ऐसा इधर कई सारा होगा, ऐसा इधर कई सारा होगा, तो इसमें वाटर को जाना है, वाटर ले लेते हैं, वाटर का कंडक्शन करा देते हैं, ये सब डेड है, तो ये कैसे कंडक्ट करेगा, दिस वे, दिस वे, दिस वे, यहाँ पे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोर रहे हैं, पिट पोर, दिस वे एंड देन दिस, ये था प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ क्या था, यहाँ पिट होते थे, लिग्निफाइड डिपोजिशन, और एक कोई जगह पोर रह जाए, एक दो तीन जगह पोर रह जाए, लेकिन पानी को कैसे ट्रेवल करना पड़ता, थोड़ा सा हिंड्रेंस आ रहा है ना, घूमेगा, जब इधर से कोई प्रेशर होगा तभी तो इधर जाएगा, या ऊपर से कोई खींच रहा हो तो उसको जहां से रास्ता मिल रहा है वाटर को उधर से जा रहा है अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एंजियोस्पर्म में क्या हुआ कि ये जो ऐसे ऐसे जिगजैग पैटर्न में पानी को जाना पड़ रहा था, ये सॉल्व हो गया और जाइलम वेसल्स आ, जाइलम वेसल ऐसी एक दूसरे के ऊपर, और ये पोरस भी है और पूरी हॉलो भी है, मतलब इट कुड बी दिस टाइप तो भी पानी सीधा जाएगा, इट कुड बी दिस काइंड ऑफ, तो एक बड़ा पोर हो गया तो भी पानी सीधा जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व, इवॉल्व हो गई। जो पानी को जिगजैग जाना पड़ रहा था और प्रेशर ज्यादा चाहिए था, वो इसमें एंजियोस्पर्म में इवॉल्व हो गया, तो दैट इज जाइलम वेसल, ये जाइलम वेसल है, ये जाइलम ट्रैकेड है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इसके बीच में हम बताना क्या चाह रहे थे आपको कि नैरो ल्यूमेन प्रेजेंट, नैरो ल्यूमेन प्रेजेंट होगा तभी उस एरिया से वाटर की सप्लाई जाएगी, दिस इज ल्यूमेन। बाकी क्या है, रेड वाला पोर्शन क्या हो गया, लिग्निफाइड वॉल, ठीक है, इमेज दिखाते चलो होती है जगह, ये जाइलम वेसल, ये देखो, ये है जाइलम के ट्रैकेड, दिस इज ट्रैकेड, टैपरिंग एंड दिखा, और इस पे बहुत सारे पोर दिख रहे हैं, ये मर चुकी है, मतलब ये सेल मर चुकी है, इससे बनने वाले सारे टिश्यू मर चुके हैं, लेकिन पानी को जाने के लिए रास्ता बने हुए हैं, ठीक है, कहीं कोई ब्लॉकेज हो गया तो इन रास्तों से बाहर आके ये दूसरे ट्रैकेड, कहीं कोई ब्लॉकेज है बाहर, ऐसे चलता है, जब तक प्लांट खड़ा है तब तक ये अपना काम करते रहे, ठीक है, क्लियर। तो ट्रैकेड में आपको जो एमसीक्यू ध्यान रखना है, एक तो ये इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, मतलब ये टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में है, और ऑलरेडी एंजियोस्पर्म में तो सभी प्रेजेंट है, इसलिए वहां तो है ही, कोई आपको डिलीट नहीं करना है, ठीक है, इवॉल्व हुआ आगे तक और जाइलम वेसल बन गया और ट्रैकेड भी वहां पे है। द एंड्स ऑफ ट्रैकेड आर टैपरिंग, नैरो ल्यूमेन